तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? किसी निकाय का वह बिंदु जो उसकी गति को अभिलक्षणित करे और संपूर्ण द्रव्यमान उसी में केंद्रित हो, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र, उस वस्तु का या उस निकाय का। और निकाय भी बताए थे, यानी हमें जिस पे कार्य करना है पूरा, जिस पे हमें मतलब जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं एक कार्य के लिए, वो पूरा मिला करके क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना। और द्रव्यमान केंद्र बता दिए थे। और एक बताए थे आघूर्ण, आघूर्ण बताए थे। उसकी तबीयत नहीं सही है क्या? ज़्यादा दिक्कत हो तो बाहर चली जाओ। ठीक है। तो क्या बताए थे? आघूर्ण क्या बताए थे? कोई क्वांटिटी हो और उसकी स्थिति सदिश या उससे किसी बिंदु से उसकी दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? आघूर्ण। और यहाँ पे जो है यम1 यम और आर, द्रव्यमान और उसकी मूल बिंदु से दूरी, यानी कि वो मूल बिंदु नहीं, क्या कहते हैं उसको? द्रव्यमान केंद्र। ठीक ना। वो द्रव्यमान, वो बिंदु और मूल बिंदु, बार बार मूल बिंदु बोले, द्रव्यमान केंद्र से दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? आघूर्ण कहलाता है। और आघूर्ण क्या, आघूर्णों का योगफल क्या होता है? 0 होता है ना। आघूर्णों का योगफल क्या होता है? 0 होता है। सिग्मा यम आई आर आई इक्वल टू क्या बताए थे? 0 बताए थे। लास्ट इक्वेशन बताए थे हम। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बताए थे? सिग्मा यम आई आर आई इक्वल टू क्या बताए थे? 0 बताए थे। यानी किसी द्रव्यमान के आघूर्णों का योगफल क्या होता है? 0 होता है। ये बता दिए थे ना। हाँ। अब इसके बाद ये, अब हेडिंग डालना द्रव्यमान केंद्र की गति। द्रव्यमान केंद्र की गति। यही बताया था ना कि जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो उसकी गति को अभिलक्षणित करता है। ठीक है ना। यानी कि वही गति, जिस जो द्रव्यमान केंद्र की गति होगी वही पूरे सिस्टम की गति होगी। यही बताए थे ना। ठीक है। अब इसमें लिखना आप लोग द्रव्यमान केंद्र की गति। माना एक निकाय, माना एक निकाय n कणों से मिलकर बना है। माना एक निकाय n कणों से मिलकर बना है, जिसके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 और mn है। माना मूल बिंदु से, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष कणों की स्थिति सदिश, कणों की स्थिति सदिश वेक्टर ऑफ r1, वेक्टर ऑफ r2, वेक्टर ऑफ r3 एंड वेक्टर ऑफ rn है। हो गया। तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र को, तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश निम्न होगी। स्थिति सदिश निम्न होगी। क्या बताया था हम स्थिति सदिश? आर जो रिजल्टेंट स्थिति सदिश क्या होगी? देखो आर बराबर हो जाएगा क्या? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट डॉट mn rn अपान क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। चाहे कैपिटल M लिख दिए थे हम, तो लिख दे रहे हैं m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका? स्थिति सदिश रिजल्टेंट वाली। समझ में आ रही है बात ना। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 और डॉट डॉट क्या हो जाएगा? mn
RN ये हो जाएगा। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/M, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, स्थिति सदिश, ये कोई दूरी है ना। ठीक, और हमें क्या अभी निकालना है, हम हेडिंग क्या बोले हैं कि द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति। तो गति अगर हम निकालना चाहें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, इसका हम समय के साथ इसका क्या करना है, समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, यानी कि डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि dr/dt कर दें। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये हम आगे बता चुके, पीछे बताए हम। ठीक है, तो इसको लिख लो, आप यहाँ तक लिखो, तब इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे कि दिए गए समीकरण का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा dr/dt, जिसके साथ अवकलन करते हैं उसको नीचे क्या कर देते हैं, d लगा कर उसको लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dr/, क्या हो जाएगा dt, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा वही। तो देखो यहाँ पे यम क्या है, द्रव्यमानों का योग है, ये तो बदलने वाला है नहीं, ये फिक्स रहेगा। तो इसको ये 1/m लिख दिए हम। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या m1 बदलने वाला है, नहीं बदलेगा, इसको m1 ऐसे लिख दे रहे हैं। और इधर dr1/dt 1 नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम सभी के लिए क्या रहेगा, एक ही रहेगा, एक साथ चल रहे हैं ना, तो टाइम तो एक ही रहेगा सबका ना, तो इसीलिए हम क्या रहेगा, टाइम एक ही सबका रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dr1/dt प्लस क्या हो जाएगा m2dr2/dt, फिर प्लस m3dr3/dt, और डॉट डॉट क्या हो जाएगा mn और drn/dt हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ये नीचे वाला लिख लियो आप लोग ना। चलो ठीक है। अब देखो, अब dr/dt क्या हो गया, वेग हो गया। ठीक है ना, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी r, और ये क्या टाइम है, तो क्या हो जाएगा r, यानी कि विस्थापन बटे समय क्या होता है आपका, वेग होता है ना। विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। तो इसको हम dv लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या वेग लिख सकते हैं ना, dv नहीं लिखेंगे, v लिखेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो ये क्या हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/m, और इसकी यानी ये पहले कण की गति हम v1 मान ले रहे हैं, इसकी v2 मान ले रहे हैं, इसकी v3 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल M, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है देखो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, और डॉट डॉट क्या हो जाएगा mn vn हो जाएगा। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, रिजल्टेंट गति हो गई। तो इस ये भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा ना यहाँ पे। हाँ, ये सब पर रहेगा, सही कह रहे हो आप, क्योंकि सभी वेग है ना। अब इसको हम उसके रूप में लिख रहे हैं, सिग्मा के रूप में। देखो कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू हो जाएगा 1/, कैपिटल M तो ये रहेगा ही, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सिग्मा i इक्वल टू क्या होगा 1 to n, क्या हो जाएगा m1 v1, ऐसा लिख सकते हैं ना। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है, v इक्वल टू हो जाएगा 1/m और सिग्मा mi vi, ऐसा लिखे थे ना हम। तो ये क्या हो जाएगा mi और vi, और ये कैपिटल M लिखना है इसको, ये इस्तेमाल नहीं रहेगा।
यहाँ पे यही वाला दिया है, आप जो भी मन करे वो लिख सकते हो, लिख लो इसको। नीचे, हाँ सही कह रहे हो, नीचे भी रहेगा। यहाँ पे भी CM लिखा है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो आप लिख सकते हो CM, लिख दो, ये भी CM हो जाएगा। हो गया। उसके नीचे लिख लेना, यह समीकरण द्रव्यमान केंद्र की, यह समीकरण द्रव्यमान केंद्र की गति को प्रदर्शित करता है। यह समीकरण द्रव्यमान केंद्र की गति को प्रदर्शित करता है। हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ऑफ VCM इज इक्वल टू 1/m सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n M1 वेक्टर V1, ऐसे पढ़ेंगे ना इसको। हाँ, और याद भी होना चाहिए ये। और ये VCM क्या बता रहा है, उस द्रव्यमान केंद्र की गति को बता रहा है, समझ में आ रही ना। द्रव्यमान केंद्र की क्या बता रहा है, गति को बता रहा है। अब हेडिंग डालना, पिंडों के द्रव्यमान केंद्र की स्थितियां, पिंडों के द्रव्यमान केंद्र की स्थितियां, यानी किस आकार के पिंड हैं तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होगा। तो इसमें आपको लिखना है, बता दे रहे हैं। तो पहला नंबर डालना इसमें, एक समान सीधी छड़ का द्रव्यमान केंद्र। पहला नंबर, एक समान सीधी छड़ का द्रव्यमान केंद्र। अब अपने से बताओ आप लोग कि एक समान सीधी छड़ रहेगी तो उसका द्रव्यमान कहाँ हो सकता है, द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे, बीच में ही होगा ना, ठीक है, यानी रॉड के एकदम बीचों बीच में होगा। तो लिख लो इसको, छड़ के मध्य पर होता है। हो गया। दूसरा नंबर, आयताकार पटल का द्रव्यमान केंद्र। आयताकार पटल का द्रव्यमान केंद्र, बताओ आयताकार पटल का क्या हो सकता है, बीच में होगा। आप कहो चाहे ये क्या होगा, ये आया था ना एक, तो ये क्या, इसको, इस लाइन को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं ना, क्या कहते हैं, विकर्ण। विकर्ण के कटान बिंदु पर हो सकता है, या आप ऐसा कह सकते हो कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी माध्यिकाओं को मिलाने पर जो बिंदु मिलेगा वो भी क्या होगा, आपका द्रव्यमान केंद्र होगा। समझ में आ रही बात ना। दो तरीके से आप कह सकते हो, पहला क्या कह सकते हो कि आपके विकर्णों का कटान बिंदु जहाँ पे है वहाँ पर हो सकता है, या इनकी भुजाओं की माध्यिका, यानी इसकी माध्यिका ये मध्य बिंदु से मिला रहे हैं और इसके मध्य बिंदु से यहाँ मिला, तब भी ये दोनों बिंदु एक ही आएगा। समझ में आ रही बात ना। तो लिख लेना कि विकर्णों के कटान बिंदु पर, विकर्णों के कटान बिंदु पर, हो गया। अब तीसरा नंबर लिखना, त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र। त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र, त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र है, इसमें विकर्ण नहीं रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे पहला हम क्या बताए थे आपको, छड़ का बताए थे ना। तो ये छड़ है तो इसके मध्य बिंदु पर यहाँ पर मिला हमको,
और दूसरा क्या मिला था, आयत। तो आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री को हो, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो इसके हम क्या कर दे रहे हैं, विकर्ण का मध्य बिंदु मिला दिए, तब यहाँ पे क्या हो गया, ये द्रव्यमान केंद्र हो गया। अब हमारी किसकी बारी है, त्रिभुज की बारी है ना। तो देखो त्रिभुज बना दिए। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्या नियम है कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिका क्या होती है कि हमारे पास त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, ठीक ना, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो यहाँ पे त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। अब हम क्या करें कि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को, ठीक, किसी भुजा का मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिला दें, तो यही लाइन क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। यानी कि देखो अब यहाँ पे ये भुजा है एक, इसका मध्य बिंदु ले लिए और इसके मध्य बिंदु के सामने वाले शीर्ष से मिला दिए, तो ये क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। अब यहाँ पे इसका मध्य बिंदु यहाँ पे कहीं पे होगा और इसको किससे, सामने वाले शीर्ष से मिला दें, तो ये क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। यानी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं बनी, कितनी, इतना सोचने वाली बात क्या है, कितनी माध्यिकाएं हैं, तीन माध्यिकाएं हैं ना। तो यानी कि त्रिभुज के जो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है बीच में, वही बिंदु क्या होता है, इसका द्रव्यमान केंद्र होता है। क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। समझ में आ गई बात ना। तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुजों की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, द्रव्यमान, त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो लिख लो इसको, माध्यिका के कटान बिंदु पर, उसको बता दो जाके एक लोग, नहीं तो लिवा के जाओ इसको कोई, जा, तुम्हारी बहन है ना, लिवा के जाओ। नहीं तो घर पे फ़ोन कर दो, लेते जाए आके। हो गया। तो माध्यिका क्या होती है, समझ में आया कि नहीं आया, कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, तीन, और किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली भुजा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। और कितनी माध्यिकाएं होती हैं, तीन माध्यिकाएं होती हैं। और माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक। अब अगला है आपका वृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र, वृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र। वृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र। अब देखो ये क्या है, आपका वृत्त है ना, तो वृत्त का ये वृत्त किसी न किसी केंद्र से बना होगा, ठीक है, यही केंद्र ही इसका क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। इसका बहुत आसान है, यानी कि वृत्त का केंद्र ही क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। तो लिख लेना यहाँ पे वृत्त वाले के लिए केंद्र पर लिख लेना, केंद्र पर, सिर्फ केंद्र पर। और 5वां नंबर है खोखले गोले अथवा ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र, खोखले गोले अथवा ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र। गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है, गोला जो होता है आपका वो 3 डायमेंशनल होता है और जो वृत्त होता है वो 2 डायमेंशनल। अर्थात जो गोला होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देखने को मिलेगी आपको, और जो आपका वृत्त रहेगा उसमें क्या मिलेगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे जैसे फुटबॉल हो गया आपका, वो क्या है, आपका गोला है कि वृत्त है, गोला है। और यहाँ पे जो हम ये बनाएंगे क्या है, वृत्त है। गोले को यहाँ पे बनाना संभव नहीं है, बस आप एज्यूम कर सकते हो। तो इसका भी जो गोला होता है, गोला भी किसी न किसी केंद्र से मिलकर बना होगा, ठीक है ना, किसी केंद्र से बना होगा। तो वही गोले का केंद्र ही क्या होता है, उसका द्रव्यमान केंद्र। चाहे गोला आपका खोखला हो चाहे भरा हुआ हो, ठीक है, ठोस हो, दोनों में वो आपका द्रव्यमान केंद्र वही रहेगा। तो लिख लेना गोले के ज्यामितीय केंद्र पर, गोले के ज्यामितीय केंद्र पर। हो गया।
अब छठा लिखना शंकु का द्रव्यमान केंद्र। शंकु देखे हो कैसा होता है बताओ? बर्थडे वाली टोपी ना। चलो ठीक, ये आपका क्या होता है? शंकु। इसको कोन कहते हैं, ठीक है। कोन वाली आइसक्रीम आप लोग खाते हो तो वही है, इसी से उसका नाम पड़ा है कोन। तो ये क्या है आपका? शंकु है। अब शंकु का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? देखो शंकु में कुछ पैरामीटर है, ध्यान से देख लो। ये आपका होती है, ये आपकी त्रिज्या होती है शंकु, ठीक। ये क्या होती है? त्रिज्या। और इसकी होती है तिर्यक लंबाई, इसको कहते हैं यल। और ये होती है इसकी ऊंचाई, इसको कहते हैं यच, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका शंकु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो नीचे से h/4 होता है, नीचे से h/4 होता है। जैसे मान लो कि ये लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये लंबाई, ऊंचाई जिसकी क्या है? 4 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे 4 यानी h बराबर क्या हो गया? 4 हो गया, और 4/4 यानी कि आपकी इसकी द्रव्यमान केंद्र क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। कहाँ से? नीचे से। जैसे मान लो ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये इसका क्या होगा? इसका द्रव्यमान केंद्र नीचे से h/4 पर क्या होता है? इसका द्रव्यमान केंद्र होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? ठीक, तो लिख लो इसको। आधार से h/4 ऊंचाई पर, आधार से h/4 ऊंचाई पर। हो गया? अब 7वां नंबर, खोखले अथवा ठोस बेलन का द्रव्यमान केंद्र। खोखले अथवा ठोस बेलन का द्रव्यमान केंद्र। बेलन से तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, उससे मार भी खाए होगे आप लोग, और रोटी भी बनाए होगे। मार नहीं खाए हो? एक बार अपनी मम्मी से कहो तब खिला देंगे। देखो ऐसा बेलन आकार, मतलब ऐसा समझो ड्रम होता है ना, जो चावल रखने वाला ड्रम, वो समझो एकदम परफेक्ट बेलन होता है। समझ में आ रही बात? वो बेलन जो आपका जो रोटी बनाने वाला, वो बेलन तो उसमें 3 बेलन होते हैं, जो दोनों हाथ से पकड़ने वाला 2 उधर हो गए और बीच वाला एक अलग ही होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर ड्रम का एग्जाम्पल लो तो ड्रम आपका कैसा होता है? बेलन के आकार का होता है। तो इसमें कितने वृत्त हैं आपके? 2 वृत्त है ना। ये आपके वृत्त है और ये वाला वृत्त है आपका। इधर ऐसे वृत्त बना नहीं पा रहे हैं, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका आकार वृत्त के आकार का लगेगा। तो इसको हम इसके केंद्रों को, ये इसके केंद्र और इसके केंद्र को मिला दे तो इसका ये अक्ष कहलाएगा, ठीक है। इसका क्या कहलाएगा? ये अक्ष कहलाएगा। और अक्ष के मध्य बिंदु पर इसका क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र होता है। यानी कि बेलन का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? अक्ष के मध्य बिंदु पर। कहाँ होता है? ठीक है, तो लिख लो इसको कि बेलन का द्रव्यमान केंद्र हो गया। तो कितनी आकृति? ये क्या आपकी छड़ है, एक रॉड है। तो रॉड का क्या होता है? ये भी, इसका भी एक अक्ष होगा, ठीक है। ये भी आपका बेलन ही है, समझ लो। ये छड़ भी क्या होता है? एक बेलन ही है। तो यहाँ पे इसका भी क्या होगा? अक्ष के मध्य बिंदु पर होगा। और ये क्या है आपका? आयत है, और आयत का क्या होता है? विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है। और ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या होता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु। और माध्यिका किसे कहते हैं? कोई त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। और तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वही क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र होता है। और ये क्या है आपका? वृत्त है। तो वृत्त का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? उसके केंद्र पर होता है। और अगर गोला का बताएं तो गोला का भी कोई केंद्र होगा, ठीक है, किसी केंद्र से बना होगा। उस केंद्र वही केंद्र ही क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा, चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो। और ये क्या है आपका? शंकु है। तो शंकु का क्या होता है? आधार से h/4 ऊंचाई पर। आधार से, आप ऐसा हमेशा ऊपर से नहीं, नीचे से, आधार से h/4 ऊंचाई पर क्या होता है? इसका द्रव्यमान केंद्र होता है। और ये वाली लंबाई को क्या कहते हैं? तिर्यक लंबाई। क्या कहते हैं? तिर्यक लंबाई कहते हैं। और इसका ये क्या होता है? रेडियस या त्रिज्या होती है। समझ में आ रही बात ना? और ये क्या है आपका? बेलन है।
और बेलन का क्या होता है? अक्ष के मध्य बिंदु पर होता है। याद हो गया? यस सर। चलो अच्छी बात, याद हो गया। अब हेडिंग डाल देना, विलगित निकाय। विलगित निकाय अब देखो, विलगित निकाय क्या होता है? कोई ऐसा निकाय जिस पर कोई बाहरी बल ना लगे, कोई बाहरी रिजल्टेंट बल ना लगे, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं? विलगित निकाय। क्या कहते हैं? विलगित निकाय कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो ऐसे निकाय जिस पर कोई रिजल्टेंट बाह्य बल ना लगे, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? विलगित निकाय कहते हैं। अब जो विलगित निकाय होता है, इसका द्रव्यमान केंद्र या तो स्थिर रहेगा या एक समान गति से गतिमान रहेगा। ठीक, या तो स्थिर रहेगा या फिर एक समान गति से गतिमान रहेगा। यहाँ पे न्यूटन का पहला क्या है? चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो जब तक कि उस पर कोई, ठीक, तो ये बात है। तो अगर एक समान चाल से चल रही है और उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा तो रुकेगी ही नहीं, तो उसके द्रव्यमान के अंदर भी क्या रहेगा? एक समान वेग से चलता रहेगा। और रुका हुआ है तब भी उस पर कोई बाहरी बल रिजल्टेंट रूप से नहीं लग रहा है, तब उसका द्रव्यमान के अंदर क्या रहेगा? रुका रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। समझ में आई बात ना? तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला। तो लिख लो कि वह निकाय जिस पर कोई नेट बाह्य बल कार्य ना करे, वह निकाय जिस पर कोई नेट बाह्य बल कार्य ना करे, विलगित निकाय कहलाता है। विलगित निकाय कहलाता है। ठीक, अब उस लाइन को छोड़ के लिखना, विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र, विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र या तो स्थिर रहता है या तो एक समान वेग से गति करता है। या तो स्थिर रहता है या तो एक समान वेग से गति करता है। समझ में आ गई बात? तो विलगित निकाय क्या होता है? ऐसा निकाय जिस पर कोई नेट बल कार्य ना करे। नेट बल मतलब जैसे देखो, अब यहाँ पे ये चाक है, यहाँ पे अगर हम रख दिए हैं तो यहाँ पे तो एक प्रतिक्रिया बल लगती है ना, और यहाँ पे इसके भार के कारण एक बल लग रहा है। बल तो लग रहा है, इस पे बल कार्य कर रहा है, लेकिन नेट बल कुछ कार्य नहीं कर रहा है। तो ये आपका चाक हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, वो विराम अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। समझ में आ रही बात? अब एक समान चाल से चल रहा है कोई कण, और अगर उस पर कोई बाहरी बल ना लगे तब तक वो रुकेगा नहीं रुकेगा। ठीक, अगर नहीं रुक रहा है तो उसका द्रव्यमान केंद्र भी क्या रहेगा? एक समान वेग से गतिमान रहेगा, और रुका है तो एकदम विराम रहेगा। समझ में आ रही बात ना? चलो, इसमें तो इतना ही दिया है। बुक लाए हो?